हेलो। आज हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। तो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। हेलो अल्केन्स की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें से हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन्स को हटा करके अगर हम वहां पर हेलोजन एटम ले आते हैं तो वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा हेलो अल्केन। उसी हेलो अल्केन्स को हम एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें हेलो अरीन्स की तो हेलो अरीन्स में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हटा करके अगर हेलोजन एटम लाते हैं और तो वो बनता है हमारा हेलो अरीन्स। इसी को हम कहते हैं अराइल हलाइड। दूसरा बेसिक डिफरेंस हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में ये है कि हेलो अल्केन्स में जो हेलोजन एटम होता है वो किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो हेलो अरीन्स में जो हेलोजन एटम होता है वो किसी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे? जैसे ये कोई हमारा अल्किल हैलाइड है, ये कोई हमारा उसके साथ हेलोजन अटैच्ड है। यहाँ पर लेट सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसकी ये जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कैसे? एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम। ये वाला कार्बन एटम चार एटम के साथ जुड़ा है, इसलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3। अगर हम बात करते हैं हेलो अरीन्स की तो हेलो अरीन्स एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये कोई एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग, जिसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो एक, दो, तो एक, दो और तीन। तो इस वाले कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इस वाले कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। तो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के बीच में दो बेसिक डिफरेंस थे, वो हमने पढ़ लिए। अब कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिनकी हमें हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में जरूरत पड़ेगी, उसको देखते हैं। पहला है अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड सिंपल है कि जिसमें कोई भी अल्किल ग्रुप होगा उसके ही साथ डायरेक्टली हमारा क्या जुड़ा होगा, हेलोजन। द कार्बन एटम अटैच्ड विद द हेलोजन इन एलिफेटिक ग्रुप इज कॉल्ड अल्किल हैलाइड। दूसरा है हमारा अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, अलाइलिक हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम उस वाले कार्बन एटम पर जुड़ा होता है जो कि एडजेसेंट होता है C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन एटम के। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। तो ये जो है हमारा ये है अलाइलिक हैलाइड। कैसे? ये उस वाले कार्बन एटम से जुड़ा है जो कि एडजेसेंट है C डबल बॉन्ड C के, तो ये हो जाएगा हमारा अलाइलिक हैलाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा होगा अलाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये हेलोजन जिस कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ है वो एडजेसेंट है C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन के, तो ये होते हैं अलाइलिक हैलाइड। अगर हम विनाइलिक हैलाइड की बात करें तो विनाइलिक हैलाइड वो होते हैं जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली उस कार्बन एटम पर जुड़ा होता है जो कि C डबल बॉन्ड C वाला कार्बन होता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड C। अगर यहाँ पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, वैलेंसी हम लोग पूरी कर लेंगे, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा कहलाएगा विनाइलिक हैलाइड। हेलोजन डायरेक्टली C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन एटम पर अटैच्ड है, इसको हम लोग कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, ये एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे जुड़ा रहता है जो कि एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं होता। जैसे कि ये कोई एरोमेटिक रिंग है, वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग कार्बन एटम से ना जुड़ करके किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है, ये हमारा कहलाता है बेंजाइलिक हैलाइड। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर X की जगह क्लोरीन होता तो वो कहलाता बेंजाइल क्लोराइड। तो वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के कार्बन एटम से कोई भी हेलोजन नहीं जुड़ा है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा है जो कि एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, तो ये कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। अगर कोई भी हेलोजन हमारा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो वो कहलाएगा अराइल हैलाइड, जैसे कि ये। X है, X कोई भी हेलोजन हो सकता है,
ये हमारा कहलाएगा अराइल हैलाइड। ये जो हैलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन या एरोमेटिक रिंग के कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अराइल हैलाइड। नेक्स्ट इज डाइहैलाइड। डाइहैलाइड्स मतलब कि दो हैलोजन्स जुड़े होंगे किसी एक कंपाउंड में। अब उनकी पोजीशन कैसी है उसके हिसाब से वो दो टाइप के होंगे, एक विसिनल डाइहैलाइड, एक होगा हमारा जेम डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड मतलब कि जो दो हैलोजन्स होंगे वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर होंगे, मतलब कि विसिनिटी में, जस्ट लाइक दिस इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। ये इसकी विसिनिटी में है, दोनों हैलोजन्स आप एक दूसरे की विसिनिटी में लाई कर रहे हैं। और अगर हम जेम डाइहैलाइड की बात करते हैं तो जेम डाइहैलाइड मतलब कि वो एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे होंगे। एक ही कार्बन पर अगर दो हैलोजन है तो वो कहलाएगा जेम डाइहैलाइड, और अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पर दो हैलोजन है तो वो कहलाएगा विसिनल डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड्स हमारे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है डाइहैलाइड्स का। अगर हम जेम डाइहैलाइड की बात करते हैं तो इनकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH और एक्वस NaOH। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये कोई हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है और एक हम लेंगे जेम डाइहैलाइड। ये एक है हमारे पास जेम डाइहैलाइड। अगर हम इन दोनों में 2 मोल्स ऑफ एक्वस KOH के डालेंगे, या एक्वस NaOH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक्वस है, और एक्वस कंडीशन में इसका बेसिक नेचर खत्म हो जाता है। तो ये जो दोनों हैलोजन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां पर सिंपली इन दोनों हैलोजन्स की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा OH। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये होगा हमारा अनस्टेबल। अनस्टेबल एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा कंपाउंड अनस्टेबल होगा। ये तुरंत ही एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। Hence, gem dihalides are used in the preparation of aldehydes or ketone. I repeat, gem dihalides are used in the preparation of aldehyde or कीटोन। अगर हमारे पास यहाँ पर H की जगह कोई एक अल्किल ग्रुप होता तो एल्डिहाइड की जगह क्या बनता, कीटोन। This is simple tricks to remember the different kinds of benzyl, benzyl and benzol. If one valency is free, then it is benzyl. If two valencies are free, then it is benzyl. And if all of the three valencies are free, then it is benzol. Hence, it becomes YAO. So, the halogen atom do not directly attach with the benzene ring. यहाँ पर कोई भी हेलोजन एटम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी एक हेलोजन, दो हेलोजन, तीन हेलोजन, वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड नहीं है, तो वो कहलाएंगे बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजोल रिस्पेक्टिवली। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज benzyl, this is here one valency is free and we place here X, so it becomes benzyl chloride. Similarly, if two valencies are free, then it becomes benzyl chloride. Benzyl chloride, here it is benzyl, this is X and this is X. Hence, it becomes benzyl chloride. It becomes benzyl chloride. Now, come to the nature of the CX bond. CX bond, since the electronegativity of the C and X halogen, that is halogen, differ
differ a lot. The halogen is more electronegative than our carbon. Carbon is from group 14 and halogen is from group 17. So if our carbon is electropositive and halogen is electronegative, then what happens, ये जो हमारा हेलोजन होगा यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो CX बॉन्ड होगा वो पोलर हो जाएगा. पोलर कैसे? बिकॉज यहाँ पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो हेलोजन एटम्स का साइज बढ़ेगा. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी इंक्रीज करेगा. बट बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी बॉन्ड एंथैल्पी. तो जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी, वो चीज आसानी से टूट जाएगी. नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स. तो हेलो अल्केन्स को बनाने के कई तरीके हैं. सबसे इजीएस्ट वे जो है वो अल्कोहल है. अल्कोहल से सिंपली हम लोग हेलो अल्केन्स बना सकते हैं. Alkyl halides are best prepared from alcohols. The hydroxyl group, that is OH group of an alcohol, is replaced by halogen on reaction with. तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा दैट इज OH ग्रुप, उसको रिप्लेस कौन कर देगा? हेलोजन. हेलोजन रिप्लेस कर देगा. जब हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? आइदर PCl5, PCl3, ल्यूकास रिएजेंट. इट इज इंपॉर्टेंट, ल्यूकास रिएजेंट. It is the mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. Here ZnCl2 act as a catalyst. And the last one is thionyl chloride, SOCl2. अगर हमें अल्कोहल हेलो अल्केन्स जो बनाना है वो अगर हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, मतलब उसकी यील्ड काफी मैक्सिमम हो, तो हम क्या करेंगे? हम SOCl2 का यूज करेंगे. SOCl2 का यूज करने से बाई प्रोडक्ट्स जो हैं, बाई प्रोडक्ट्स हमारे इजीली रिमूव हो सकते हैं और हमको बेटर प्योरिटी का कंपाउंड दैट इज अल्किल हैलाइड ऑब्टेन होगा. बिकॉज व्हेन वी ट्रीट our alcohol with SOCl2, then the byproducts are SO2 and HCl, and both are gases. Hence, the removal of these gases from our product mixture is quite easy. So we get pure compound. Now, let us take some example. This is ethanol. It reacts with PCl5, phosphorus pentachloride. Now, the product is CH3, CH2, Cl, and the byproduct is POCl3 plus HCl. And if we treat the alcohol with PCl3, then our product will be the same, alkyl halide in all these cases. But here byproduct differs. In case of this PCl3, the byproduct will be H3PO3, and this is 3 moles. So always remember when we take PCl5, the byproduct should be 2 byproducts are there. There are 2 byproducts. But when we use only PCl3, there is only 1 byproduct. Now, coming on to the next example, which is with the Lucas reagent. This whole mixture is known as Lucas reagent. Lucas reagent. It will give CH3, CH2, Cl plus water will remove as a byproduct. Lucas reagent is used to test for 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. To differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol, it is known as Lucas test. It is known as Lucas test. What happens in Lucas test?
if we treat 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol, then the tertiary alcohol gives readily the product with Lucas reagent, and secondary alcohol will give after 5 minutes, but the primary alcohol will give the product after heating, or at room temperature it will not give any product. Why so? Because the tertiary alcohol results in the formation of tertiary carbocation. So tertiary carbocation is more stable than secondary, and which is more stable than primary. The next example is with SOCl2. Here we get the alkyl halide CH3, CH2, Cl, that is ethyl chloride, and the byproducts are, I have already told you, SO2 and HCl. These are the byproducts. So if we want to get a pure alkyl halide, then we should use SOCl2 as reactant. Now the above methods are only suitable for the preparation of alkyl halide, not for the aryl halide. Why so? Because here the carbon oxygen bonds in all the alcohols, here the carbon oxygen bonds are not so strong, but in case of aryl halide, the carbon oxygen bond, just like in phenols, it has a partial double bond character and it becomes strong. So it is difficult to break such bond. For example, let us take phenol. So that its lone pair come here and this bond goes here. So here becomes partial double bond character. Partial double bond character makes this carbon and oxygen bond very strong, and this cannot be broken with the help of above these reagents. So how these aryl halides or these aromatic alcohols be converted into aryl halides, I will tell you after in next video. Now the second method for the preparation of alkyl halide is from alkenes, and alkene is converted into corresponding alkyl halides by reaction with the hydrogen halides or halogen acids, just like HCl, HBr and hydrogen iodide respectively. तो जब भी हम किसी अल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्किल हैलाइड में। और अल्कीन्स भी हमारी दो तरीके के हो सकते हैं, एक सिमेट्रिकल अल्कीन, दूसरा क्या हो सकता है हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। एक सिमेट्रिकल अल्कीन हो सकती है, दूसरी अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो सकती है। अनसिमेट्रिकल कैसे? डबल बॉन्ड के कार्बन एटम के एडजेसेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कार्बन का, जस्ट लाइक हियर 1 बट हियर this methyl group is extra, so it becomes unsymmetrical alkene. So what happens in the case of symmetrical alkene? Always remember the double bond. Whenever the double bond breaks, the double bond migrates to that carbon atom which has more number of hydrogen atom. Here both of the carbon atom having equal number of hydrogen atom, so कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉन्ड टूटेगा, चाहे इस पर जाए चाहे उस पर जाए। CH2 यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो H प्लस Br माइनस। HBr कैसे टूटेगा? H प्लस और Br माइनस में, इस पर H प्लस, इस पर Br माइनस जाएगा और इस पर H प्लस आएगा, तो बन क्या जाएगा? CH2 CH3 और यहाँ अटैच्ड हो जाएगा Br। But in case of unsymmetrical alkene, pi bond always goes to the carbon atom which is having the more number of hydrogen atom. Here only one hydrogen atom is present, but here two hydrogen atom is present. So the pi bond goes to that this carbon atom. Now in unsymmetrical alkene, always remember anti-Markovnikov's rule proceeds. And it take place in the presence of
peroxide. So here if the pi bond goes to this carbon atoms, and here becomes slightly negative charge and here becomes slightly positive charge. But in this case, in unsymmetrical alkenes, the negative part of the addendum or reactant goes to this carbon only, negative, negative. So here the product will be CH3, CH2, CH2, Br. Br is negative and Br is goes to that carbon which already possesses the negative charge. But the actual mechanism is free radical mechanism. It is not like this. It just to remember this thing, that what happens, or it becomes easy to make you the product faster. Now the next method is from addition of halogens. कोई भी हमारे पास अल्कीन्स होगी उसमें हम हेलोजन डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो वो करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. This is a very important reaction also for the test of the double bond in any compound. If the double bond is present, we can also test for unsaturation. If we add bromine, that is Br2, in presence of CCl4 in our compound which contains double bond, and this is actually of brown color, and what happen if we add this bromine in CCl4 in our doubly bonded carbon, doubly bonded system, then the brown color of bromine disappears. Why disappear? Because it is an addition reaction, and here it becomes like this. Here becomes a vicinal dihalide. So it is colorless. So it is also the test for the presence of double bond in our compound. That is, when we add bromine in CCl4 in our doubly bonded system, then its brown color discharge and it becomes colorless. Now the last method is from halogen exchange. These both are very important method. If we want to make alkyl iodide from any alkyl chloride or bromide, then we can make alkyl halide from the alkyl chloride or bromide with the help of NaI, sodium iodide, in the presence of dry acetone. The reaction is known as Finkelstein reaction. Iodine, how we remember this? It sounds like Finkelstein, and iodine also sounds like Finkelstein. Iodine. So if we want to make alkyl iodides, then we have to use Finkelstein reaction. Always remember, with the help of sodium iodide and in the presence of dry acetone. It becomes Rx plus NaI, it becomes Ri plus NaX. Now what is the use of the dry acetone? Dry acetone, in the presence of dry acetone, this NaX will get precipitated and it get easily out of our reaction mixture or product. Now the next one is alkyl fluoride. Now we already talked about alkyl iodides, how we prepare, and the reaction is known as, it is a name reaction, Finkelstein reaction. Now if we want to make alkyl fluorides, then we have to react our alkyl halide with metallic fluorides. Metallic fluorides क्या होंगे? Just like AgF, Hg2F2, etc. And the reaction is known as Schwarz reaction. So whenever we have to make alkyl fluorides, then we use metallic fluorides and the reaction is known as Schwarz reaction. And whenever we have to make alkyl iodides, just like this, the reaction is known as Finkelstein. Always remember, Finkelstein, it sounds like iodine. So we have to think about this alkyl iodide. So what is the product? RF, alkyl fluoride plus AgX. So this is all about part 1 of haloalkanes and haloarenes. Hope you like the video.